नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस समय बड़ी खबर आ रही है, देश के लिए सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया, राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। तीसरे दौर की मतगणना के बाद मुर्मू जीत गई हैं और ये जो जीत है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट वैल्यू हासिल हुई है। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। तीसरे दौर के बाद ये जीत उनको हासिल हुई है और वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार के तौर पर थी। उन्हें 5,77,777 वोट वैल्यू के वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ खड़े हुए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट मिले हैं। यदि आप इसे देखें तो विनिंग मार्जिन जितना है वो यशवंत सिन्हा के वोट से ज़्यादा है। करीबन 3,16,000 वोट वैल्यू का विनिंग मार्जिन है, जबकि यशवंत सिन्हा को 2,61,000 वोट मिले हैं। तीसरे दौर की मतगणना के बाद जीत गई हैं, उनका अनाउंसमेंट अभी हो गया है और इस नतीजे के बाद सबसे पहले यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और अपनी हार स्वीकार की है। मैं बधाई देना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये आंकड़ा और बदलेगा। जिस तरह से 99 ऐसे सांसद हैं जो एनडीए से लेकर जी, ये देख रहे हैं आप, देश भर में जीत का माहौल दिखाई दे रहा है। मुर्मू की जीत के बाद हर जगह गुलाल लगाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। खासतौर से उनके इलाके में, उड़ीसा में रायरंगपुर में तो लड्डू बनने का सिलसिला सुबह से चल रहा था और उस पर बांटा जा रहा था। ये रायरंगपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जीत को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है देश भर में। ये बात की जा रही है, ये चुनाव अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं। Total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. How many votes she got? 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 321. देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। 75 साल में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय एक बड़ा निर्णायक फैसला हमारे जो सांसद और विधायक हैं उन्होंने दिया है और देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई हैं द्रौपदी मुर्मू के तौर पर, जो ओडिशा से हैं, रायरंगपुर से हैं और इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं। यशवंत सिन्हा जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थे, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार थे। द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा ने बधाई दी है और कहा है कि वो संविधान की रक्षा करेंगी। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वो संविधान की रक्षा करेंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। यशवंत सिन्हा को 2,61,000 वोट वैल्यू के वोट मिले हैं, जबकि उनको द्रौपदी मुर्मू को 5,77,000 के से ज़्यादा वोट वहाँ पर हासिल हुए। यानी कि दोनों के बीच में जो विनिंग मार्जिन है, जीत का अंतर भी इतना ज़्यादा है कि जितने यशवंत सिन्हा को वोट मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट वैल्यू के वोट द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुए हैं। इस दौरान इस पूरे चुनाव नतीजे के बाद यशवंत सिन्हा ने सबसे पहले उन्हें बधाई दी है, द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है और कहा है कि वो संविधान की रक्षा करेंगी। ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि खासतौर से ये मौका भी महत्वपूर्ण है। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी, रायसीना हिल पहुंचेंगी। रायरंगपुर से रायसीना हिल पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बड़ी जीत है कि जहां माना जाता है कि सबसे पिछड़ा
तस्वीरें देखिए, जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं उनके घर पर बधाई देने के लिए। और अब बधाई का तांता शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्दी वहां पर वो पहुंचेंगे, द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे। यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का उम्मीदवारी का चयन किया था। पहली बार एक आदिवासी महिला जो है वो देश की राष्ट्रपति बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त ऐसा मौका है जब दुनिया भर में ये देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान में एक आदिवासी महिला भी सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती हैं। और द्रौपदी मुर्मू ने ये बड़ी जीत हासिल इस दौरान की है। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी, दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और इससे पहले कोई आदिवासी महिला या कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है। इससे पहले एक चुनाव में एनडीए ने पीए संगमा को दलित उम्मीदवार के आदिवासी उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में उतारा था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। तो इसलिए 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त में ये महत्वपूर्ण जीत कही जा सकती है कि जब एक आदिवासी महिला हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच गई है और वो राष्ट्रपति होंगी, 15वीं राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई का उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश भर में उनको लेकर माहौल बन रहा है, पूरे देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से उनके उत्सव के लिए अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जेपी नड्डा साहब दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। उनकी जीत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो शुरू हो गया था, जो उनको आदिवासी नेता के तौर पर उनकी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये रोड शो शुरू किया था। हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जी, थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री उनको वहां पहुंचकर सीधे बधाई देंगे, प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के घर पर। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं बधाई देने के लिए, और प्रधानमंत्री कुछ देर में वहां पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उसका उत्सव मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत का उत्सव मनाया जा रहा है। ये भी खबर आई है कि राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस चुनाव में 15 सांसदों के वोट भी अमान्य हो गए थे, रिजेक्ट कर दिए गए थे, जबकि 17 सांसदों को क्रॉस वोटिंग किए जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी उत्सव का वक्त है, उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में अलग अलग शहरों में उत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए गुलाल उड़ाई जा रही है, रंग उड़ाया जा रहा है, डांस हो रहा है। अलग अलग आदिवासी नृत्य भी वहाँ पर कई जगहों पर हो रहा है। उड़ीसा में खासतौर से जहाँ द्रौपदी मुर्मू का आवास है, उस शहर में भी, उस कस्बे में भी लगातार सुबह से उत्सव मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और अभी दिल्ली में उत्सव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोड शो किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसको लीड किया था। द्रौपदी मुर्मू के निवास पर मेरे सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं, वो सीधे हमारे साथ संपर्क में हैं। दीपक, ये एक बड़ा ऐतिहासिक वक्त है, एक ऐतिहासिक घड़ी है देश के लिए, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त पर आदिवासी महिला जो हैं हमारे देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर पहुंच गई हैं, द्रौपदी मुर्मू। और आप के लिए भी ये ऐतिहासिक है कि आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं। क्या माहौल है, किस तरह का उत्सव चल रहा है? क्या जेपी नड्डा पहुंच गए हैं? प्रधानमंत्री कितनी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं? जी विजय जी, देखिए मैं द्रौपदी मुर्मू को जो एक घर अलॉट हुआ है उस घर के अंदर हूँ। और देखिए इस घर के नज़ारे देखिए, तरह तरह के यहाँ पे बीजेपी ने नृत्य के प्रोग्राम किए हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो देखिए ये आसाम से है, उसके बाद उड़ीसा का किया गया है, पंजाब का किया गया है, और पूरे भव्य तरीके से बनाने की तैयारी की है। अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, जी किशन रेड्डी और कई कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि वो उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर के अंदर जाएंगे
और नए देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ये वही गेट है जिसके अंदर से जाएंगे और हालांकि आपसे थोड़ी देर में विजय जी इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का, सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा हम लोग को इधर रखा गया है, उसी गेट से जाएंगे और उनसे मिलेंगे। उसके बाद एक मंच भी बनाया गया है जिससे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये पीछे एक मंच बनाया गया है और पीछे का गेट रखा गया है। पीछे गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक स्टेज पे जाएंगे और वहाँ फोटो ऑफ होगा। उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस घर में आएंगे और थोड़ी देर यहाँ प्रधानमंत्री रुकेंगे। इसको पूरे तरीके से दीपक, बात की जाए तो देखिए पूरे वहाँ बने रहिए और हमें अपडेट करते रहिएगा। हम आपके पास लौटेंगे जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं तो उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। आप वहाँ बने रहिए। आपको और देश को बधाई। देश के संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला के पहुँचने। जी, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बाद सत्य की विजय की, कि जब रात को 8 बजते हैं तो हम बात करते हैं न्यूज इंडिया पर सत्य की विजय की। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ता। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है कि आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाएं, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे, जब एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो उस वक्त ही देश में एक माहौल बना हुआ है। एक और राजनेता जो है, महिला राजनेता नुपुर शर्मा, उनके बयान को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। उनके बयान के खिलाफ 8 राज्यों में केस दर्ज किया गया। पेशी और गिरफ्तारी से राहत के लिए नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने गिरफ्तारी से फौरी राहत तो दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार भी नुपुर शर्मा को लगाई जो बड़बोले नेताओं के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कि किस तरह की बात उन्होंने कही थी। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई सोशल मीडिया पर कई धमकी भरे पोस्ट वायरल हुए थे। हमारा सवाल है कि कितनी सुरक्षित है नुपुर शर्मा आज, जो भारतीय जनता पार्टी की एक ज़माने में प्रवक्ता थी, नेता थी। हालांकि उनको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, लेकिन कितनी सुरक्षित हैं। उन पर लगातार हमले, वीडियो हो रहे हैं, पोस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान से हत्या करने आया हुआ एक संदिग्ध भी यहाँ पर पकड़ा गया है, जिसको लेकर बात हुई है। पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने इस हत्या की साजिश रची है, कि इस तरह से हत्या की जा सकती है, एक साजिश रची है, इस तरह की चर्चा हो रही है। दावत-ए-इस्लाम के लीडर नुपुर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसकी खबर भी यहाँ पर आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात की है। अलकायदा ने चिट्ठी जारी कर हमले की धमकी दी है नुपुर शर्मा को लेकर। तो नुपुर शर्मा कितनी सुरक्षित हैं? देश के 8 राज्यों में नुपुर के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। 8 राज्यों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से केस दर्ज किए हैं। कोलकाता पुलिस उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। कोलकाता पुलिस ने उन पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें लुकआउट नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना पुलिस भी नुपुर शर्मा से पूछताछ करना चाहती है। आपको याद होगा कि उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की गला रेत कर, गला काट कर हत्या कर दी गई थी। उन पर भी ये मामला बना था कि नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की गला काटकर, उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर शहर में। दिन दहाड़े वो हत्या की गई थी, सब लोगों को याद होगा। उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती में भी चाकू मारकर एक दवा कारोबारी की हत्या की गई। अमरावती शहर में, महाराष्ट्र के में, वहाँ पर भी एक चाकू मारकर दवा कारोबारी की हत्या की गई। उसमें भी ये माना जा रहा है कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, बयान दिया था। बिहार के आरा में भी युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि नुपुर को जो समर्थन देना कितना भारी पड़ा। अमरावती का मामला है, उदयपुर का मामला, और बिहार के आरा में भी ये मामला हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर का वीडियो देखने पर चाकू से हमला किया गया, ये भी घटना वहाँ की है। मध्य प्रदेश में बजरंग दल कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, वो भी नुपुर शर्मा के समर्थन का मसला था, जिस पर मध्य प्रदेश में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद उनके खिलाफ 8 राज्यों में केस दर्ज किए गए। पेशी और गिरफ्तारी से राहत के लिए नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने गिरफ्तारी से फौरी राहत तो दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि वो भी किसी बड़बोले नेताओं के लिए एक नसीहत हो सकती है, नसीहत से कम नहीं है। आइए आपको अब वो बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मसले को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट को लेकर नुपुर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपनी बदजुबानी के लिए पूरे देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि अपनी बदजुबानी के लिए पूरे देश से नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार में कहा था, अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि बयान ने पूरे देश में आग लगा दी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का कारण भी नुपुर शर्मा की बदजुबानी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में इस बात का जिक्र किया गया कि उदयपुर में कन्हैयालाल की घटना में भी नुपुर शर्मा की बदजुबानी का असर है। और बयान चीप पब्लिसिटी, मतलब सस्ती पब्लिसिटी, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया गया। एक पार्टी की प्रवक्ता होने के कारण सत्ता का समर्थन उन्हें पास था। कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उन्हें दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं, ये नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी। इन लोगों के मन में दूसरे धर्मों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। ये गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी नुपुर शर्मा को लेकर। टीवी पर नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुसलमानों ने जितने भी प्रदर्शन हुए, उन सभी प्रदर्शनों में खुलकर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नुपुर शर्मा सुरक्षित है? इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। आखिर उनका क्या कहना है, देखिए जन का मन। प्रकार नुपुर शर्मा के जो बयान दिए जा रहे हैं, उस बयान के ऊपर जो लोग समर्थन जता रहे हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार से भारत देश के अंदर हमले किए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ गलत है। जो कट्टरपंथी सोच है, जो इस्लामपंथी जो सोच है, उनको कहीं ना कहीं भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी न्यायिक प्रक्रिया में मखाल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस प्रकार नुपुर शर्मा के साथ में जाती हो रही, उन्हें धमकियाँ दी जा रही है मारने की, गला काट देने की, रेप करने की, और जिस प्रकार उनके समर्थक उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको भी जो धमकियाँ दी जा रही, जैसा कि एक हादसा भी हुआ भी उदयपुर के अंदर, उनके समर्थन की पोस्ट की गई थी, तो उसके अंदर उस व्यक्ति गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। तो ये जिस तरीके से घटनाएं हो रही पूरी तरीके से गलत है। भारत देश की सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना भी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, ताकि वो भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वास रखें, भरोसा रखें, और इस तरीके के कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि इस तरह से हरकतें अगर वो करें तो करने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़े। ये भारत के संविधान में सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई इस तरह का बयान देता है जिससे किसी की फीलिंग आहत होती है, तो कानूनी तरीके से उसके प्रति विरोध जताना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा जो है वो उस देश में माननीय जहां गौतम बुद्ध ने कहा था हिंसा। खबर से पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निवास पर पहुंच गए हैं बधाई देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद हैं। जीत का जैसे ही नतीजे की घोषणा हुई, ऐलान हुआ, जेपी नड्डा साहब वहां पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वहां उनके निवास पर पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी इस नतीजे के आने के बाद तुरंत द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और कहा कि वो संविधान की रक्षा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इसे बड़े उत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया। आज दिन में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में रोड शो किया गया है। सवाल नुपुर शर्मा को लेकर आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अश्वनी दुबे साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, रेखा अग्रवाल जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और निर्मल कौर जो पूर्व डीजीपी हैं वो हमारे साथ हैं। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या नुपुर शर्मा सुरक्षित हैं? आप इस पर अपनी राय हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और आप अपनी राय भी हमें ट्वीट करके दे सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नुपुर शर्मा जी के मसले पर चर्चा करने के लिए अश्वनी दुबे जी हैं, रेखा अग्रवाल हैं, दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और पूर्व डीजीपी निर्मल कौर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इस समय देश में एक अलग माहौल बना हुआ है, लेकिन ये हमारी चिंताएं भी अलग हैं कि इस सब मसले के साथ साथ देश में जो चिंताएं चल रही हैं उनकी भी चर्चा हम कर सकें। और ख़ासतौर से जब महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हो तो एक और महिला क्या सुरक्षित है या नहीं, ये चिंता भी वाजिब बनती है। निर्मल कौर जी, आप डीजीपी रही हैं, पुलिस सेवा में लंबे समय तक रही हैं, जो चिंता आज हो रही है देश भर में नुपुर को लेकर, उसको आप कैसे देखती हैं?
क्या सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? नहीं, राजनीति बयानबाजी नहीं है। नुपुर शर्मा जी के ऊपर जो थ्रेट है इस समय, जो उनकी जान पर जो खतरा है, थ्रेट परसेप्शन है, शायद ग्लोबली पूरे विश्व भर में हाईएस्ट है। पूरे कितने आतंकवादी संगठन उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। शी इज अ मोस्ट हंटेड यंग लेडी, और उस समय उनकी सुरक्षा को सच में बहुत ही रियल, बहुत ही गंभीर खतरा है। और इसके लिए अगर उनको कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है देश और हम सभी नागरिक उनको फेल करेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा इस समय पूरी चाक चौबंद रखना, उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराना और ये सुनिश्चित करना कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, ये ना सिर्फ भारतवर्षियों का काम है, मेरे ख्याल से सभी का काम है। और ये कानून की हिफाजत का भी काम है। रूल ऑफ लॉ देश में प्रिवेल कर रहा है कि नहीं, ये नुपुर के सुरक्षित होने के साथ जुड़ा हुआ है। जी, तो इसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है? नुपुर शर्मा को आप समझा सकते हैं हमें कि उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से अरेंज किया? पहले से ही उनको सिक्योरिटी दी गई थी। पिछले माह ही जब ये हुआ, जब बहुत सारे, अभी तो देखिए कितनी सारी आतंकवादी संगठनों ने बयान बाकायदा जारी करके कहा है कि उनको देख लेंगे, उनको मार देंगे, उनको सरतन से जुदा कर देंगे, या उन्होंने कुछ किया, क्या किया, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया, जबकि उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली। बरसों से ये बात चली आ रही है। पर आप इतिहास में देखिए, जब पहले भी एक केस हुआ था जैसे रंगीला रसूल का हुआ, उस समय भी महर्षि राजपाल जी मारे गए थे, उसके बाद स्वामी सदानंद जी मारे गए थे। तो आप अगर ऐतिहासिक मैडम, अभी हम उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो इशू तो अब चल गया, हम उससे आगे चल रहे हैं। उस इशू पर बहुत चर्चा हो गई है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके अलग मुद्दा, क्योंकि आज उससे हम आगे बढ़ गए हैं। नुपुर शर्मा की जिंदगी को खतरा है, जैसा आपने भी इस बात शर्मा जी के ऊपर जो खतरा है वो बहुत ही वास्तविक है, बहुत ही बड़ा है, स्तर से बहुत बड़ा है, और उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना पूरे राष्ट्र का धर्म, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अश्विनी जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले रेखा जी से समझना चाहता हूं, एक महिला राजनेता, ये कोई विक्टिम के कार्ड के तौर पे मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उनकी सुरक्षा को खतरा हो, हमारे एक पूर्व डीजीपी इस बात को गंभीरता से बता रही हों। देश के अलग अलग राज्यों में, 8 राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप एक सत्तारूढ़ दल के नेता होने की वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। कानून की बारीकियां और जिंदगी की सुरक्षा, इसमें से कैसे आप देखती हैं जोड़? तो देखिए, मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि ये ना तो कोई पॉलिटिकल मामला मैं इसको कहूँगी, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं कहूँगी, ना मैं इसको धर्म से लेके कुछ जोड़ूंगी कि कौन सा क्या उन्होंने सही कहा था या नहीं कहा था। ये अलग अलग मामला है। जैसे आपने खुद अभी कहा कि मामला आगे चल चुका है जी। सिर्फ हमको यह देखना है कि जहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है जो हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है, वो भारत के हर नागरिक को मिला हुआ है। साथ साथ उस भारत के हर नागरिक को सुरक्षा का भी एक अधिकार है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। उसको हर भारत के नागरिक को अपनी जान माल को सावधानी से रखने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जहाँ पर 10 अगस्त तक उनके ऊपर जितनी भी FIRs हो रही थी, मैं ना तो नुपुर शर्मा के फेवर में बोल रही हूँ ना अगेंस्ट बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक इंडियन सिटीजन की उसके मद्देनज़र बात कर रही हूँ कि हर भारतीय नागरिक का, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गलत बात बोले, चाहे वो सही बात बोले, वो एक अलग मुद्दा है जिसके लिए जिसको शिकायत है वो उसके ऊपर FIR कर सकता है और कोर्ट उसका बाद में फैसला करेगी कि क्या ये जो उन्होंने शब्द कहे थे वो किसी के धर्म को आघात पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। आज जो एक सुरक्षा का अधिकार है, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने हर नागरिक की जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखे। हर अपने नागरिक को, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, इनको ना अपने हर नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए। और क्योंकि जो उनके ऊपर थ्रेट, जो उनके ऊपर एक तलवार लटकी थी, इतने राज्यों के अंदर उनके ऊपर FIR हो रही थी, अलग अलग चैनलों में अलग अलग खबर आ रही थी कि उदयपुर में ये हुआ, पाकिस्तान से कुछ क्रॉस करके आ गया, बिहार में कुछ हुआ, अजमेर राजस्थान में किसी ने कोई धमकी दी। तो इन सारे माहौल के अंदर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, आज एक बहुत राहत की मैं तो कहूँगी कि एक बात हुई है कि एक महिला को, खास करके एक महिला को जो एक सुरक्षा करना, प्रदान करना कोर्ट की जिम्मेदारी थी। आज उन्होंने 10 अगस्त तक उनकी जो ऑर्डर जो है वो स्टे कर दिया है, वो अरेस्ट नहीं हो सकती हैं, पर फिर भी जो सुरक्षा है, सिर्फ आज को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है
कि वो 10 अगस्त तक उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो पहले ठीक है, एक कंफ्यूजन था पिछली तारीख के ऊपर 1 तारीख को कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है। ठीक है अश्विनी जी, ब्रेक का वक्त है, लेकिन छोटा सा एक कमेंट चाहता हूं कि एक्यूज को विक्टिम के तौर पे बदल देना ये कानून की व्यवस्था से कितना ठीक है, सुरक्षा के अलावा? फिर आपसे डिटेल में बात करूंगा ब्रेक पर, लेकिन एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं पहले। देखिए, एक्यूज्ड और विक्टिम के अलावा दोनों की लाइफ लिबर्टी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हर एक इंडिविजुअल की जान इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूज्ड है कोई और जब तक कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हुई है तब तक उसको यही माना जाएगा कि जो क्रिमिनल लॉ की 3 स्टेजेस है, सस्पेक्ट, एक्यूज और कन्विक्ट की स्टेज, उसके बीच में है मामला। और कन्विक्ट की भी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से सरकारों की है। कहीं हंगामा, कहीं साजिश, नुपुर शर्मा कितनी सुरक्षित? नुपुर शर्मा के बयान पर जितना हंगामा किया जा रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। ये राहुल सिंह ने ट्वीट किया है। नुपुर शर्मा के बयान पर जितना हंगामा किया जा रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा के मुद्दे पर देश में बिना वजह डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये प्रकाश शर्मा ने ट्वीट किया है। नुपुर शर्मा के मुद्दे पर देश में बिना वजह डर का माहौल बनाया जा रहा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी दुबे साहब, रेखा अग्रवाल जी, निर्मल कौर जी। अश्विनी जी, आपसे बात कर रहे थे, बात अधूरी रह गई थी, बात हो रही है तो अभी कुछ ट्वीट भी हम देख रहे हैं कि क्या जबरदस्ती का एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। और एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हैं इसलिए इतना सारा हंगामा हो रहा है। पहले आप देश भर में सांप्रदायिक माहौल बना दें और अब आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अगर हम थ्रेट्स देखें, इंसिडेंट्स देखें, सोशल मीडिया देखें, पुलिस की एफआईआर्स देखें, लोगों की अरेस्ट देखें, तो ये पाएंगे कि थ्रेट रियल है जी। थ्रेट कहीं भी हवा में नहीं है या बनाई हुई नहीं है जी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, स्टेट जब पैट्रोनाइज करे ऑफेंसेस को, स्टेट जब स्पॉन्सर करे क्रिमिनल ऑफेंसेस को और इंडियन पिनल कोड को अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को, आइडियोलॉजिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए तरह मल्टीपल एफआईआर दर्ज करे, तो थ्रेट रियल जी। ऐसे समय पर जब सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने में लोगों की गर्दनें कट जाएं, लोगों के हाथ की उंगलियां कट जाएं, लोगों के ऊपर अटैक हो जाएं, लोगों को मार दिया जाए, तो थ्रेट्स रियल हैं। और मैं समझता हूं कि जिस राज्य में जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने की, उन्होंने उस काम को पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया। हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां रूल ऑफ लॉ का शासन है, जहां अहिंसा को कोई स्थान नहीं है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए अपलेट कोर्ट के सामने जाना है। लेकिन आप सड़क पर भी न्याय करेंगे, गर्दनें भी काटने का जो है धमकियां भी देंगे और इंडियन पिनल कोड को भी उसी तरह से यूटिलाइज करेंगे, लुकआउट सर्कुलर्स भी जारी करेंगे, समन्स भी जारी करेंगे और फिर कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ को आप प्रिवेल करें, लॉ ऑफ रूलर को नहीं। तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से एक लाइन है, लॉ ऑफ रूलर है और आप अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें। और अगर नुपुर शर्मा दोषी हैं या नहीं है, ये अदालती व्यवस्था इस देश में तय करेगी। उसके लिए 153 295 के तहत मुकदमे दर्ज हुए जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उसके पहले ही अगर थ्रेट्स इस तरह की आने लगे तो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। नुपुर शर्मा का केस, विजय त्रिवेदी जी का भी केस हो सकता है, रेखा जी का भी केस हो सकता है, हमारा भी केस हो सकता है। जी जी। निर्मल जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये परेशानी तो तब हुई ना क्योंकि आप जब पुलिस में हैं, पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने वक्त रहते हुए नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। अगर उनके बयान के बाद गिरफ्तार कर लेते और सुप्रीम कोर्ट के आज से पहले वाले ऑब्जर्वेशंस को देखें, उनको आप कैसे लेते हैं? पुलिस का बिहेवियर, क्योंकि एक सत्तारूढ़ पार्टी की इस प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन कुछ बोल दे और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करे, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो है, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान में यदि सच में ये ईशनिंदा का केस पाया गया या कुछ, तो पुलिस अवश्य उन्हें गिरफ्तार करेगी। अगर प्राइमा फेसी पुलिस को लगता है कि ये ऐसी बात है,
जी। और पुलिस गिरफ्तार करे, और अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया, जो माहौल इस वक्त है, उनको तो जेल में ही कोई मार डालेगा आके। नहीं मैडम, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं पहले जब करना था अगर गिरफ्तार, कहीं भी कर लेते तो क्या होता। इस बात के बाद तो उनका मतलब जब पूरे विश्व भर से धमकियां आ रही हैं, बड़े बड़े आतंकी संगठन उनके लिए धमकियां दे रहे हैं, लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़के बड़े बड़े चाकू लेकर कि उनको मार देंगे, उनको हलाल कर देंगे, उनको ज़िबा कर देंगे, और इस समय वो बहुत ही खतरे में है। इस बात को हम लोग ना भूलें। देखिए, मैं बात अभी के खतरे की नहीं हो रही मैडम, अभी के खतरे की नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि पुलिस यदि पहले गिरफ्तार कर लेती तो इतना गुस्सा, इतना नाराजगी नहीं बढ़ती। और आप तो मैडम इतनी पुलिस में रही हैं, गिरफ्तारी को लेकर नहीं है, आप इतनी लंबी पारी पुलिस में रही है, आप तो किसी को भी उठा लेते रात को 12 बजे, फिर बाद में तय करते कि अपराध क्या है। जी, आप देखिए, गलत आदमी को नहीं उठाया जाएगा। अगर उनकी रक्षा के लिए आप समझते किसी भी तरीके से उचित नहीं होता उनको गिरफ्तार करना, प्राइमा फेसी अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, आप कैसे खाली कुछ बात करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, सुरक्षा आपको मुहैया करानी है, आप किसी भी तरीके कराएं। और अगर स्टेट को किसी भी वक्त लगता है कि आज नुपुर शर्मा को वो नई प्रोटेक्शन दे पा रही है, तो जिस तरह हम लोग विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में करते हैं कि आइडेंटिटी बदल के उस आदमी को कहीं और किसी और आइडेंटिटी के साथ रखते हैं, उनके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है जो माहौल बन रहा है पूरे विश्व में, और जितने सारे आतंकी संगठन लगे हैं, अगर आपको नुपुर की जान को बचाना है तो आपको उनको कुछ आइडेंटिटी चेंज टाइप का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। फिलहाल जो खतरे की और जो गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो गिरफ्तार होती, उनको जेल में शायद कोई मार डालता। जी, रेखा जी, जिस तरह से 8 राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, क्या इसको आप एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकल एंगल की तरह से नहीं देखती हैं? कोई भी मामला होता है, आज एक पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या किसी व्यक्ति ने कोई बात कर दी तो उसके खिलाफ की जो सरकारें हैं वहाँ राज्यों में अलग अलग केस दर्ज होते हैं, फिर आप उनकी हाजिरी करवाने के लिए लगे रहते हैं। तो ये कुछ जुडिशियल सिस्टम को कैसे समझाते हैं? मुझे पता है कि आप बड़े वकील हैं, तो आप ये सब समझा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हाँ, इनको यहाँ पर चक्कर लगवाइए। देखिए, मैं इसमें यही कहूँगी कि अगर ये राजनीति का मुद्दा है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर प्राइमा फेसाई जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टया, ये सब कुछ जो हमारे देश में होता है, जो धर्मों के बीच के अंदर एक डिवाइड किया जाता है, बेकार के अंदर एक दरार क्रिएट करी जाती है लोगों के बीच में, ये तो मतलब आज ही की बात नहीं है, बरसों से हमारे देश के अंदर चलता है भाई, कि जिसको हम कहेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके ऊपर इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं। जिस तरीके से, देखिए, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि जो आम आदमी जो है वो अक्सर इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो धर्म की भी बात अगर होती है, तो आम आदमी जो है उसके पीछे, उसके पास में और कई दिक्कतें हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ये प्रॉक्सी लिटिगेशन या प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड लिटिगेशन होती है, ये इसको सरोगेट एफआईआर कह सकते हैं। तो ये डायरेक्टली अक्सर ये आता है कि जो शिकायत करता होता है वो किसी न किसी का स्टूज जिसको हम कहते हैं या मोहरा होता है, जिसको इस्तेमाल किया गया होता है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि 8 राज्यों के अंदर हुआ, ऐसी कौन सी बात आ गई थी कि बंगाल के अंदर लिकआउट सर्कुलर भी हो गया, वो सामने ही तो है। नुपुर शर्मा कहीं पे कोई बिल में तो नहीं घुस गई है, तो एलओसी भी निकल रहा है, वो कोई एजुकेटेड लेडी है, एक एडवोकेट हैं, और वो कोर्ट के अंदर भी पेश हो रही हैं। तो उसके अंदर अगर आप इस तरीके से एलओसी भी निकाल देते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि ये एक जिसको कहते हैं कि साजिश उनके ऊपर हो रखी। ये इंडिविजुअल किसी शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं है कि देखिए साहब मेरे धर्म के खिलाफ नुपुर शर्मा ने ये बोल दिया। ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये देश के अंदर जो कहते हैं ना आग, डिवाइड एंड रूल की, सबको अलग करने की, आम लोगों के बीच के अंदर एक ये धर्म का ये करने के लिए कि देखिए ये मुसलमान लोग आपके पीछे पड़े हैं या हिंदू लोग जो हैं वह आपके धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट कराने का ये एक माहौल बन जाता है। और ये हर हालत के अंदर ये एफआईआर जो है किसी न किसी स्पॉन्सर ने किसको करवा रखी है जी। ये किसी भी शिकायतकर्ता की इंडिविजुअल सोच नहीं है कि मैं जाके थाने के अंदर एफआईआर करवाऊं जी। अश्विनी जी, रेखा जी ने बहुत साफ तरीके से इस बात को खुलासा किया जो बात मैं समझना चाह रहा था। अब दो विद्वान वकील मेरे साथ बैठे हैं, उनकी सलाह के बिना तो कोई स्पॉन्सर्ड जाता नहीं है, क्योंकि हमें तो केस समझ में ही नहीं आता, हमें तो थाने में जाने में एफआईआर के लिए दर्ज कराने में डर लगता है। तो ये जो सरोगेटेड या स्पॉन्सर्ड एफआईआर का जो केस है, ये सलाह देना बंद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप जैसे विद्वानों के बिना तो ये हो नहीं सकता।
मैं सिर्फ एक आपके सामने कानून का विद्यार्थी हूं और उस स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनी है, उनको हैरेस करने के लिए नहीं। अगर कोई ऐसी कानूनी नुपुर शर्मा का ये जो केस है ये आपको हैरेस जैसा नहीं लगता? बिल्कुल, इसीलिए मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। और अगर कोई कानूनी प्रक्रिया जो है जस्टिस प्रोवाइड करने में बाधा बनती है तो ऐसी कानूनी प्रक्रिया को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए और लेजिस्लेचर्स को ऐसे ऑफेंसेस को खत्म करके बनाना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान में जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का अब्यूज और मिसयूज होने लगे जी, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लोग अब सेलेक्टिवली जो है अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसे समय पर कोर्ट्स आती हैं। वो लॉ कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(2) और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300, ये सारी बातें उस बात को डील करती हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन में मल्टीपल एफआईआर नहीं जी, और वो ये भी कहती हैं कि एक ही तरह के मुकदमे में मल्टीपल अरेस्ट नहीं होगी जी। और ऐसी परिस्थितियों में जब एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई और ये पब्लिक डोमेन में आ गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मल्टीपल एफआईआर करने का पर्पज ही साबित होता है कि आप जो है उसका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको अब्यूज कर रहे हैं, मिसयूज। आप इसे समझिए, टीवी एंकर अमीश देओल के केस में दर्जनों एफआईआर, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलने में सिर्फ महाराष्ट्र में दहशत जी, रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जुबैर के खिलाफ, तमाम जो एफआईआर हो रही है जी, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर, मैंने इसीलिए फैक्ट चेकर का भी नाम लिया जी। ये जो एफआईआर हो रही है ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रही है जी। और ऐसे एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोच, खासतौर से नुपुर के केस में, जुबैर के केस में, या अर्नब गोस्वामी के केस में, या रोहित रंजन के केस में जो आई, वो काबिले तारीफ है। कोर्ट्स हमेशा से इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट, माने जिसकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करने की, तो सरकार लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है जी और पेट्रोनाइज कर रही है स्टेट्स जी, और अदालतों को आगे आकर के कहना पड़ रहा है कि आप इस तरह का ऑफेंस को मत करिए। तो मैं समझता हूं कि आज एक जरूरत इस बात की, एक मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ। आपके चैनल पर बड़ी शिद्दत के साथ मैं कहना चाहूंगा जी कि आज जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए, उसको रोकने की जरूरत है। वो कभी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने के लिए जरूरत है जी कि आप जो है संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक ऐसे ऑफेंसेस रजिस्टर करना बंद करें। रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल किया जाए, इस पर कोशिश होनी चाहिए। मेरे एक मित्र ने कल कहा, मैडम निर्मल जी, कि कमजोर पुलिस वाला हो और मजबूत वकील हो तो फिर तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। पुलिस कमजोर नहीं है, पुलिस कमजोर नहीं है, परंतु कुछ तो प्राइमा फेसी एविडेंस आपको नुपुर जी के खिलाफ चाहिए होगा उनकी गिरफ्तार करने के लिए। नहीं, कमजोर को इस तरह से कमजोर पुलिस का मतलब ये है, कमजोर पुलिस का मतलब ये है, पहनता है पुलिस को, अब जब चाहे जो चाहे बोल दें, वो बेचारा अपनी डिफेंस में कुछ बोल भी नहीं सकती है पुलिस। तो पुलिस एक ऐसी चीज है जिसको कि सबसे ज्यादा यूज, अब्यूज, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वकील तो स्ट्रांग रहते ही हैं वकील, परंतु पुलिस का इस केस में क्या रोल रहा होगा आप देखिए। एक यंग वुमेन है जो थ्रेटेंड है, जिसके ऊपर इतना मोस्ट हंटेड वुमेन है वो इस वक्त, और आपको उनको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, और ये पुलिस का एक अहम काम है। पुलिस का क्या पूरे देश का, मैडम माफ कीजिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कमजोर पुलिस का मतलब है कि वो सीआरपीसी, आईपीसी की बजाय मुख्यमंत्री निवास की तरफ देखता है, वहां की डायरी में क्या लिखा है उससे केस बनाता है, और फिर वकील साहब मिल जाते हैं, अश्वनी जी और रेखा जी। भारतीय पुलिस ने जो विरासत ली है जी, ये तो विरासत में मिली है आपको अंग्रेजों से जी। जिस पुलिस का गठन ही हुआ कि वो मास्टर्स को ओब्लाइज करे और उस हमारे देश पे राज करने में मदद करे अंग्रेजों की, जिस पुलिस का गठन ही ऐसे हुआ, तो उसी की कोरोलरीज है बाकी तो सब जी जी, और सब लोग उसका उपयोग करना चाहते हैं, कोई भी सत्ता में रहे जी। रेखा जी, बहुत स्पष्ट तौर पे मैडम ने बात की, तो ये एचएमवी सिस्टम को हम क्या बदल सकते हैं क्या? जी देखिए, अनवर जी की इस बात को मैंने सुना और मुझे लगता है कि उन्होंने, जिसको कहते हैं कि बहुत ही टंग इन चीक उन्होंने अपना जो जवाब दे दिया, उसका जो जवाब था, इस प्रश्न का कोई जवाब है ही नहीं।
इस प्रश्न का जवाब निर्मल जी ने खुद ही दे दिया है कि ये जो कहते हैं ना कि ये हमारे देश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये जो राम राज्य की अपेक्षा हम करते हैं कि कभी ऐसा होगा। ये एक जैसे कहते हैं दबी जमान में, जिसको कहते हैं ना कि हम भले कारपेट के नीचे चीज़ों को दबाई जाए, इनको मद्देनजर करने जाए, पर मुख्यमंत्री के दरवाजे की तरफ पुलिस को अपनी वर्दी और अपनी नौकरी बचाने के लिए करना ही पड़ता है। नहीं तो बंगाल के अंदर जो एलओसी निकल के आ गया नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो ये इसी का प्रमाण है जी। और कौन कौन से राज्यों के अंदर ये एफआईआर्स हुई हैं, ये अपने आप बताती हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा था। नहीं तो कितने लोगों की एफआईआर्स दर्ज होती हैं। राधा, जो हम तो जानते हैं कि पुलिस जो निर्मल जी भले इस बात से अग्री नहीं करें, पर पुलिस का तो काम ही होता है कि कोई भी एफआईआर करने को जाए तो उसको भगा दिया जाता है। अरे भैया यहाँ पे क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, ये तुम्हारा ये तो बनता ही नहीं है, ये हुआ वो हुआ है नो। तो जहाँ पर पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ बातें बोली गई, तो उसके बाद में भी 1 मिनट के अंदर जो है कि अरेस्ट के इतनी सारी एफआईआर्स हो गई। तो जिसको कहते हैं कि विच हंटिंग, इसको कहते हैं, ये सिर्फ एक विच हंटिंग का जो एक तरीका था जो इतने राज्यों के अंदर करी गई। क्यों करी गई उसके आप भी जानते हैं विजय जी की इसलिए एफआईआर्स कौन कौन से राज्यों में और क्यों करी गई जी। नहीं तो आम आदमी तो एक अपनी जो एक जेन्युइन एफआईआर भी जो कोई होती है उसकी जो है पुलिस एक बार तो उसको भगा देती है, और सबसे पहला यही होता है कि भैया झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और पहली और दूसरा कि क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आती है। तो ये कहाँ के राज्यों के अंदर क्षेत्राधिकार बन गया, कैसे पुलिस ने एफआईआर को दर्ज कर लिया। 0 एफआईआर करने की बात मैं समझ सकती हूँ कि 0 एफआईआर करी हो, परंतु 0 एफआईआर भी नहीं करी गई है। जगह जगह पर जो है उनके, जिसे कहते हैं कि उनकी जान की जो हम आज बात कर रहे हैं कि क्या नुपुर शर्मा की जान के ऊपर खतरा है, वाकई के अंदर ये इस जो माहौल जो क्रिएट करा गया है वो बिल्कुल इसी बात का एक सबूत है जी। अश्विनी जी, आपको संजीदा वकीलों के नज़रिए से देखा जाता है, ज़्यादातर लोग आपको संजीदा वकील मानते हैं। मैडम ने कहा कि विच हंटिंग होती है। ये विच हंटिंग का क्या है कि कुछ राज्य जब हमारी पसंद के नहीं हो तो हम उसको विच हंटिंग बोलते हैं, है ना, और कभी मामला दूसरा हो तो हम वही सलाह अपनी सरकारों को देते हैं। बिल्कुल बात आप रेखा जी ने भी बहुत तार्किक की, निर्मल जी ने भी और आपने भी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे विद्वानों के बीच में अपनी बात रख सकूं। लेकिन रेखा जी के इस बात से हम भी ताल्लुक रखते हैं, निर्मल जी भी रखेंगी, उसी सिस्टम की पार्ट रही हैं कि आज अभी कोई इंसिडेंट हो जाए और आप सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज करवाने चाहिए तो वो कहेंगे कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, पहले जांच करेंगे। पुलिस वाले इतना वहां पर आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, फिर जुरिस्डिक्शन का मामला आ जाएगा, सबूतों का मामला आ जाएगा, फिर आप सेक्शन 155 में अपीलेट ऑफिसर के पास जाते हैं जी। तो अपीलेट ऑफिसर के पास जैसे ही जाएंगे तो कहेंगे उसी को कंसर्न करेंगे, हम वहां से रिपोर्ट पर, फिर आप 156 में आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं जी, मैजिस्ट्रेट भी स्टेटस रिपोर्ट पुलिस से मंगाएगा। यानी आपका जो आपके खिलाफ जिस बात का अपराध दर्ज करवाने के लिए आप लेकर गए, आप हैरेसमेंट आपका इतना हो जाएगा जी कि आप पुलिस की तरफ जाने से डरते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में, जिन केसेस में मानते हुए भी कि देश के बंगाल में, मुर्शिदाबाद में या मालदा में या केरल में कोई ऐसा उन्होंने बोला, वहां पर लोगों को नहीं पर्सनली किसी को हुआ और ऑलरेडी एफआईआर दिल्ली में दर्ज हो गई, फिर भी दर्ज होती तो मैं समझता हूं कि ये वेंडेटा के तहत दर्ज हो रहा है। और इसको खत्म करने के लिए फिर एक शिद्दत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं बंद करना चाहता हूं एक लॉजिकल एंड के साथ कि गवर्नमेंट को इस मैकेनिज्म को बनाना पड़ेगा, लॉर्ड मकाले की कानूनी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा और पुलिस को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। निर्मल जी, आखिरी कमेंट, छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूँ। ये एक स्लोगन होता है पुलिस का, खासतौर से हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली की पुलिस का होता है आपके, सदैव आपके लिए। ये सदैव आपके लिए तो है, लेकिन ये आपके जो इसमें इन्वर्टेड है ना, वो कौन है मुझे नहीं समझ में आता। वो आम नागरिक है। देखिए, कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, ये जो है तमाम सिस्टम, तमाम नागरिकगण, इनमें हमारी बदनामी बहुत है। और जहाँ तक एफआईआर की बात हो रही है, आप चाहें तो इसी वक्त बैठे बैठे ईमेल पे हमें एफआईआर भेज सकते हैं। आप किसी को भी भेजिए, स्थानीय थाना को या स्थानीय एसपी को, या अगर आप एसपी अलीगढ़ को भी भेजते हैं तो रेखा जी भी मना कर रही हैं और अश्विनी जी ने साफ किया है। अब मेरा जैसा आम आदमी तो क्या बोलेगा इस पर? प्रोसिक्यूट करने के लिए ये लोग डिफेंड करके सारे क्रिमिनल्स को ये लोग बेल दिलाते हैं।
चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी डकैत हो। ये कुल मिलाकर मसला से आगे सिस्टम का है। फिर ये हम crime की बात किसी करते हैं। निर्मल जी, अश्वनी जी और रेखा जी तीनों ही विद्वान लोग हैं, वो इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, कोई व्यक्तिगत इस पर मसला नहीं है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में बहुत अपनी विद्वता का जो है ना फायदा मुझे पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नुपुर शर्मा सुरक्षित हैं। इस पर सिर्फ 5% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है, वहीं 95% लोगों ने इसके पक्ष में ना कहा है। यानी कि 95% लोग समझते हैं कि नुपुर शर्मा सुरक्षित नहीं है, उनकी जिंदगी को खतरा है और ये गंभीर मसला है। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। दर्द अपनाता है पराया कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, बगावत के सुर और मौत की साजिश पर नुपुर। धमकियों की धमक आज नुपुर के कानों को बहरा कर रही हैं। वो हर रोज अंदर ही अंदर जल रही है, बदले की आग पर चल रही है। ना वो डिबेट होती और ना ही हम इस बात पर डिबेट करते कि नुपुर शर्मा कितनी सुरक्षित है। अगर हाँ, तो फिर उसे इस बात का डर क्यों है कि कहीं उसका सर तन से जुदा ना हो जाए। देश की बेटी ना अपने देश में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही विदेश में। टेरर का पासपोर्ट लेकर पड़ोसी मुल्क से लोग उसे मारने को घुस आए हैं। हम नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन नहीं करते। हम बात कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं घर में कैद जिंदगी की, हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जिसकी वजह से हमें पूछना पड़ रहा है कि नुपुर शर्मा कितनी सुरक्षित है। हम उनकी जिंदगी की सुरक्षा की कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज के शो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।